और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां झज्जर के छावनी मोहल्ले में दिन दहाड़े एक युवती का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब युवती अपनी मां के साथ सिलाई सेंटर पर सिलाई सीखकर अपने घर वापस जा रही थी। मां ने बेटी को बचाने के लिए काफी कोशिश भी की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इस दौरान घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर खड़े एक बुजुर्ग ने भी अपहरणकर्ताओं की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ता वहां से युवती को गाड़ी में बिठाकर ले जाने में सफल हो गए। अपहरण की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक बेटी को अगवा कर लिया जाता है। उसकी मां उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश आते हैं और गाड़ी में उस युवती को अपहरण कर लेकर चलते बनते हैं। दूर खड़े एक बुजुर्ग ने भी बचाने की कोशिश की है और वो बचा नहीं पाया। अब तस्वीरों में आप देखिए कितने बेखौफ हो गए हैं हरियाणा में बदमाश। और ये तस्वीरें हैं हरियाणा के झज्जर की, जहां पर बदमाश दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण कर चलते बनते हैं। तो हरियाणा के झज्जर में एक युवती अपनी मां के साथ जा रही होती है। बीच सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से कुछ बदमाश उतरते हैं और उस युवती को गाड़ी में बिठाते हैं और लेकर चलते बनते हैं। जबरदस्ती उसे गाड़ी में खींच लिया जाता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद उस युवती की मां उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है, आवाज देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि क्या हरियाणा के झज्जर में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं जो सरेआम बीच सड़क से दिन दहाड़े किसी का भी अपहरण कर सकते हैं? उनमें क्या किसी का भी खौफ नहीं है? तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक शख्स निकलता है और एक युवती को उस गाड़ी में जबरदस्ती खींचकर चलते बनते हैं। उस युवती की मां दौड़ती है गाड़ी के पीछे, फिर आगे एक बुजुर्ग भी उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बदमाश, ये अपहरणकर्ता नहीं रुकते हैं। तो हरियाणा के झज्जर की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से अपहरण की ये तस्वीर इस सीसीटीवी में कैद हुई है। लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखकर समझ लीजिए कि हरियाणा में बदमाश अपहरणकर्ता कितने बेखौफ हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 1 मई से अब तक 55 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि लाखों रुपए कैश और सैकड़ों सिम और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एसपी ने इसे साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता करार दिया है। साथ ही लोगों ने अपने बैंक खाते का जानकारी किसी को नहीं बताने की अपील भी की है। और टोटल 9 एफआईआर साइबर थाने में साइबर अपराध से लेकर रजिस्टर की गई हैं, जिसमें आज के अरेस्टिंग को मिला के कुल 55 अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 3.5 लाख से ऊपर कैश बरामद किया गया है। इसके अलावा लगभग 111 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, 250 सिम कार्ड, 150 एटीएम कार्ड, पासबुक 63, 3 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 1 क्लोनिंग मशीन और 1 स्वाइप मशीन की टोटल रिकवरी हम लोग के पास हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ताजा फैसले से प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का सदस्य बताने और जेवीएम के 2 विधायकों बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को निर्दलीय बताने पर जेएमएम और बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पेयजल आपूर्ति मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला स्पीकर ही लेंगे। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लिहाजा इस पर किसी को अब सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष की देखरेख में और उनके संचालन में संपन्न होता है
अब चुनाव आयोग ने किसे क्या माना है नहीं माना है, ये बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष इसको तय करेंगे कि किनको कहाँ दर्जा देना है, क्या दर्जा देना है, किसमें क्या कानूनी पहलू है, क्या कौन सा संवैधानिक पहलू है। ये सारे पर विचार करने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई निर्णय लेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब जब चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी के जेवीएम को और बाबूलाल जी को भाजपा में विलय को स्वीकृति दे दी है, सहमति दे दी है, तो फिर अब कहीं किंतु परंतु नहीं रहता। जहां तक सवाल है बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जी के बारे में, तो स्वाभाविक रूप से उनको नहीं माना है, इनके आवेदनों को खारिज करने का काम। संथाल के कामगार आज लेह और लद्दाख के लिए रवाना नहीं हो सके। दुमका स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लग चुकी थी, सभी तैयारियां पूरी थी, सैकड़ों मजदूर भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर सीएम का दुमका दौरा रद्द हो गया। उसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया। दरअसल कोल्हान के 1500 से ज्यादा कामगार को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उधमपुर के लिए खुलने वाली थी। ये सभी मजदूर सीमा सड़क संगठन में काम करने लेह और लद्दाख जा रहे थे। हालांकि डीसी ने जल्द ही ट्रेन की नई शेड्यूल जारी करने की बात कही है। श्रम विभाग का ये बहुत ही क्लियर डायरेक्शन है कि बिचौलियों के माध्यम से जो चल रहा था उसको पूरे तरीके से रोका गया है और श्रमिकों के हित के लिए जो राज्य सरकार ने बीआरओ के साथ कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है उसका पूरा तरीके से अनुपालन किया जाएगा। आज जो लेबर आगे वो कहाँ रहेंगे? तत्काल हम उनको जिला में ही रुकवाएंगे आज रात के लिए। आज जो है कि स्थगित हो गया है कार्यक्रम जाने का। कल आपका जो है कि आज यहाँ स्टे होगा यहाँ रात में और उसके बाद कल का जो है वहाँ जाने का प्रोग्राम होगा। आप सभी उत्सुक है ना जाने के लिए? हाथ उठाइए। यहाँ पे झारखंड में और ये दुमका में जहाँ से मेरे बहुत बहादुर लोगों का उसमें सहयोग है, जो हम अपनी सफलता में अपने उमदा रोड कंस्ट्रक्शन में जो हम काम करते हैं, उन लोगों में आपका सहयोग जो है वो सराहनीय है। एक और कोरोना संकट से हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना संकट में भी रेशम से कोल्हान के लोगों की तकदीर बदल गई है। तसर उद्योग से पश्चिमी सिंहभूम के 6,500 से ज्यादा किसानों की जिंदगी संवर रही है। रेशम से कोल्हान के लोगों की तकदीर बदल रही है। पश्चिमी सिंहभूम में अर्जुन के पेड़ सबसे ज्यादा हैं, जिसमें रेशम के कीड़े के वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को खास प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाएं कोकून से रेशम का धागा भी तैयार करती हैं, जिससे न सिर्फ रेशम उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। माला बनाते समय इसको 5 डंठल का जो गुच्छा जो बांध करके 20 जगह बनाते हैं, जो 100 गोटी का होता है, तो 100 गोटी का एक माला होता है। एक किसान बता रहे हैं 6,000-7,000 कुकुन बेचता है। एक कुकुन का दाम सोचिए कि 2.5 रुपये से 3 रुपया है। मतलब एक मुश्त में किसान अच्छा से कमा लेता है पूरा। 19 में खेती किया था, वो लोग खेती करके 40 दिन में ही कम से कम अपना इनकम एक मुश्त 40 से 45 हजार रुपया कमाई है। कोल्हान में रेशम उद्योग की असीम संभावना है, लेकिन शुरुआत में तसुर कीट का पालन पारंपरिक तरीके से किया जाता था, जिससे यहाँ के किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड और झारखंड सरकार की आजीविका प्रमोशन सोसाइटी रेशम उद्योग को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दे रही है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के तसर किसानों को मिल रहा है। जिले के 12 प्रखंडों में 6,500 से ज्यादा किसान अब तक तसर उत्पादन से जुड़ चुके हैं और अपने जो भी लोकल रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, तो फिर बाद में उनका जो आर्थिक गतिविधि का जो काम है वो सस्टेनेबल भी होगा और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और हम लोगों ने परियोजना रेशम, जिसके तहत पश्चिमी सिंहभूम की अगर मैं बात करूं तो 6,500 किसान आज के समय में वर्तमान में रेशम उत्पादन में फिर से जुड़ गए हैं। कोल्हान में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो झारखंड रेशम का बड़ा उत्पादक बन सकता है।
लेकिन इसके लिए जरूरत है कि यहाँ रेशम का कारखाना भी लगे। अगर यहाँ रेशम की फैक्ट्री लगी तो कोल्हान न सिर्फ सिल्क सिटी के तौर पर विकसित होगा, बल्कि यहाँ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। उपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18, चाईबासा। साहिबगंज में कोरोना संकट में बेरोजगारों के रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 79 लोगों को स्वरोजगार का अवसर दिया गया है। शिक्षित बेरोजगार इसके तहत मास्क, बेकरी, पत्ता प्लेट जैसे छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 2 करोड़ 37 लाख रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। वहीं डीसी ने कहा कि वैसे सभी बेरोजगार जो स्वरोजगार चाहते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक के जरिए लोन मुहैया कराया जाएगा। हर एक भारत सरकार की योजना है, हर एक जिला में चल रहा है। उसके लिए जो है साहिबगंज जिले में जो है 79 आवेदकों को ऋण दे करके उद्योग स्थापित करना है, जिसमें कि 2 करोड़ 37 लाख रुपया सब्सिडी सरकार दे रही है, आवंटित की है साहिबगंज जिला के लिए। वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग अपने स्वरोजगार को खोलना चाहते हैं, तो उन लोग आ सकते हैं, उन लोग आकर के अपना लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग उसको फास्ट ट्रैक पे करके उनको जल्दी लोन मुहैया करा सकते हैं। कोरोना संकट में बोकारो स्टील प्लांट ने नया कीर्तिमान रचा है। बीएसएल से बने स्टील की मांग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। खासकर चीन से बड़ा डिमांड मिला है। इसके अलावा वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी बोकारो स्टील प्लांट को ऑर्डर मिला है। इससे बोकारो स्टील प्लांट के कर्मियों में खुशी का माहौल है। हमें विदेशों से अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, खास करके चाइना से अभी हमें बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 30,000 टन कॉनकास्ट स्लैब का ऑर्डर मिला है चाइना से। स्टील परिवार यहाँ का बहुत खुश है कि विदेश में माल सप्लाई होने लगा है। कोरोना काल में जो हम लोग मेहनत करके काम किए हैं उसका मेहनताना हम लोग को मिलने वाला है। मतलब नहीं लगा कि डर एक तो मन में नहीं, डर हम लोग को कुछ इस तरह का डर कुछ नहीं था हम लोग का। और ख़ास करके बोकारो में तो कोरोना का कोई खास उतना रहा नहीं, इसलिए हम लोग कोई डर नहीं था। और डर थोड़ा बहुत था भी तो उसके लिए सैनिटाइज़र था, हैंड वॉश था, इस सब का यूज़ किए, मास्क का यूज़ किए और हम लोग बढ़िया से ड्यूटी किए। तो आज लग रहा है कि ये जो आप लोग का मेहनत था वो कारगर या सिद्ध हुआ है। हाँ, हम लोग का आज मेहनत जो है रंग ला रहा है। झारखंड में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं के अभाव में लोग सुबह से शाम तक पानी की खोज में यात्रा करते रहते हैं, जिससे कामकाजी लोगों का वक्त बर्बाद होता है। कमर पे गगरी, हाथों में बाल्टी और हांडी लेकर हर दिन ऐसे ही ये महिलाएं झुंड बनाकर पानी की खोज यात्रा पर निकलती हैं। मिशन पानी की ये तस्वीरें घाटशिला के धालभूमगढ़ प्रखंड की हैं, जहां सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दूधपोसी में महिलाएं सालों से जंगल के रास्ते सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों के डर से बेपरवाह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी नाली के पास बने कुएं से पानी भरती हैं, क्योंकि गांव में पेयजल के लिए एक चापाकल तक नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को इनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। जल नहीं लिखले आमदेर दमे असुविधा है, খাবার জলও নাই, নদী থেকে আমরা জল লিগি তারপরে খাই। আর ये কি बोले মানে জল নাই লিগলে तो হবে कि नहीं। मुखिया भी जोगाजोग नहीं करेगा, क्या कर रहा है। डीप बोरिंग भी नहीं है, कुआं भी एक ठो है, वो तो जल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले घाटशिला के ही लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गोड्डा में भी गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। कहने को तो ये सुंदर पहाड़ी है, लेकिन पानी की किल्लत ने यहाँ के लोगों की हालत इतनी बदतर कर दी है कि कामकाजी महिलाओं का अधिकांश समय पानी के जुगाड़ में ही बर्बाद हो जाता है। पहाड़ की तलहटी में यही एक कुआं इन लोगों के जीने का सहारा है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है,
क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। गांव में आज तक एक कुआं नहीं बना, लेकिन सुविधाओं के सवाल पर डीसी जल्द ही लोगों को पानी उपलब्ध करने का दावा करते हैं। हम लोग झरना से पानी लाते हैं, बहुत उसमें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब गोदी में ले करके हम लोग लेके आते हैं, बहुत परेशान होता है उसमें। मुझे लगता है उसका एस्टिमेट भी बन गया होगा और शीघ्र ही वहाँ हम लोग पानी टोलक पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। ग्रामीण और पहाड़ी इलाके के लोग सालों से ऐसे ही गंदा और नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। सालों से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐसे ही जल्द स्वच्छ पानी दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन न अधिकारी वादा करते थक रहे हैं, न ही इन लोगों की परेशानी कम हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार के साथ गोड्डा से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और ज्वार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।